निकुंज को एक्टर बनना था, थिएटर आर्टिस्ट। वो अक्सर आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करता था। सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथोलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है। पर जब भी निकुंज किसी ऑडिशन में जाता था तो हकलाने लगता था। सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथोलिक। अक्सर लोग निकुंज के हकलाने का मजाक उड़ाते हैं। हकला हकला के डायलॉग बोलेगा क्या? एक्टिंग तेरे बस की नहीं है। निकुंज को अपने आप पर गुस्सा आता है। वो परेशान था। वो अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को बताया करता था। ऐसा क्यों होता है माँ? यहाँ आईने के सामने मैं जो चाहूँ वो धड़ाधड़ बोल पाता हूँ, पर जैसे ही मैं स्टेज पर पहुँचता हूँ मैं हकलाने लगता हूँ। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? कोई बात नहीं निकुंज, एक दिन जरूर आएगा जब तू स्टेज पर बेधड़क बोलेगा और सारे दर्शक तेरे लिए तालियां बजाएंगे। कब आएगा वो दिन माँ? अब तक मैंने कितने सारे ऑडिशंस दे दिए हैं, पर अब मुझे स्टेज से डर लगता है माँ। होगा, सब ठीक होगा, मुझे यकीन है। एक दिन तू जरूर स्टेज पर छा जाएगा। माँ, कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर पता नहीं। निकुंज निराश था। उस शाम निकुंज को एक मैसेज आया कि कल रावण के लिए ऑडिशन है। रावण? काश मैं रावण का किरदार कर पाता, पर रावण के तो बहुत डायलॉग्स होंगे और अगर मैं हकलाया तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो। ये सोचकर निकुंज ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। यदि वो नारायण है तो भी जीत रावण की ही होगी। निकुंज रात भर रावण के डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन वो थिएटर पहुंचा। काफी लोग ऑडिशन के लिए आए थे। निकुंज बहुत नर्वस था और इसलिए अपनी नर्वसनेस कम करने के लिए वो यहाँ वहाँ टहलने लगा। टहलते टहलते निकुंज स्टोर रूम में चला गया। स्टोर रूम में कई सारे ट्रंक्स थे। निकुंज इस खाली रूम में प्रैक्टिस करने लगा। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर। वो बीच बीच में डायलॉग्स भूल रहा था। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। तभी उसके सामने रखा ट्रंक हिलने लगा। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। निकुंज घबरा गया और दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। तभी जोर की आवाज आई और वो ट्रंक अपने आप खुल गया। ये ट्रंक कैसे खुला? निकुंज ट्रंक के पास गया तो उसने देखा कि ट्रंक के अंदर एक मुखौटा था। 10 सिर वाला रावण का मुखौटा। ये तो रावण का मुखौटा है। वो मुखौटा निकुंज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। निकुंज ने उस मुखौटे को उठाया और पहन लिया। मुखौटा पहनते ही निकुंज जोर जोर से हंसने लगा। निकुंज इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आवाज ऑडिटोरियम में बैठे सिलेक्टर्स के कानों तक पहुंची। ये कौन है? पता नहीं, पर इसकी आवाज रावण के लिए बिल्कुल सही लग रही है। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों जब स्टोर रूम में पहुंचे तो देखा कि निकुंज जोर जोर से हंस रहा था। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। यदि वो नारायण है तो भी जीत रावण की ही होगी, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भुलाएगा? परम वीर रावण अमर रहेगा। निकुंज का ये मोनोलॉग सुनकर सिलेक्टर्स दंग रह गए। तुमसे बेहतर रावण मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगा शायद असली रावण मेरे सामने खड़ा है।
अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। निकुंज को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे किया, पर जैसे ही उसने वो मुखौटा निकाला तो वो फिर से कंफ्यूज हो गया। निकुंज समझ गया कि उसने आज जो किया वो सब उस मुखौटे की वजह से है। जरूर ये जादू इस मुखौटे का है। इस मुखौटे को पहनते ही मैं असली वाले रावण की तरह बोलने लगा। अब मैं स्टेज में। निकुंज को वो रोल मिल गया। कुछ दिनों बाद निकुंज ने रावण का किरदार स्टेज पर परफॉर्म किया। आज भी उसने वही जादुई मुखौटा पहना था। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। यदि वो नारायण है तो भी जीत रावण की ही होगी, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भुलाएगा। परम वीर रावण अमर रहेगा। निकुंज की ये परफॉर्मेंस देखकर सारे लोग दंग रह गए, मानो सचमुच रावण ही स्टेज पर खड़ा था। दर्शकों ने निकुंज के इस किरदार की बहुत वाहवाही की। आखिर निकुंज स्टेज पर छा ही गया और उसकी माँ की इच्छा पूरी हो गई। निकुंज अकेला जानता था कि उसकी इस सफलता का राज रावण का जादुई मुखौटा था। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं। उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता न करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है। पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है।
पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।